उफ मेरे खुदाया, सफ़ेद पोशी का भरम तक रखना मुश्किल हो गया है। नूर अहमद बाइनचों से घुसी और फटी हुई अपनी इकलौती पतलून की तरफ देखते हुए अपने आप से कह रहा था। वो पतलून को अपनी मां की तरफ उछालते हुए बोला, अम्मी, आप ही इसे ठीक कर सकती हैं। मां नूर अहमद के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। इसने पतलून को एक तरफ रखते हुए कहा, अच्छा भाई अभी सी देती हूँ, पहले तुम नाश्ता कर लो, कहीं तुम्हें इंटरव्यू के लिए पहुंचने में देर ना हो जाए। हाँ माँ, नाश्ता ले आओ। अच्छा नाश्ता तो कभी कभार मिलता है और इंटरव्यू तो अब रोज रोज की बात है। नूर अहमद ने एक पुराने कपड़े से अपने बोसीदा बोर्ड साफ करते हुए कहा। माँ ने नाश्ता लाकर इसके सामने रख दिया। नूर अहमद नाश्ता करते हुए नाश्ते और इंटरव्यू की कड़ियाँ आपस में मिलाने लगे। इसने जल्दी जल्दी नाश्ता जहर मार किया, जनरल नॉलेज की किताब उठाई, माँ की दुआएं लें और घर से निकल खड़ा हुआ। किसी ज़माने में नूर अहमद के घरेलू हालात बहुत अच्छे थे। वो उस वक्त 10वीं जमात में पढ़ता था जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया। बाप की वफ़ात के बाद नूर अहमद की घरेलू हालत रोज़ बरोज़ अबतर होती गई और ज़िंदगी बड़ी ही तंगदस्ती में गुजरने लगी। इन हालात में नूर अहमद की मां ने एक सिलाई मशीन खरीद ली और मोहल्ले भर के कपड़े सीने लगी। वो बड़ी जिंदा दिल औरत थी। इसने इस कमर तोड़ गुर्बत में भी हिम्मत ना हारी और औरत होने के बावजूद हर मुश्किल का मर्दाना वार मुकाबला किया। दिन रात की मेहनत से इसकी नज़र कमज़ोर और उंगलियों में तकलीफ शुरू हो गई थी। नूर अहमद ने कई बार पढ़ाई छोड़कर कोई काम करने का इरादा किया, लेकिन उसकी मां उसे ऐसा ख्याल भी जहन में लाने पर डांट देती थी। आखिर मां की अनथक मेहनत और कोशिशें रंग लाई और नूर अहमद ने नुमायां नंबरों से मास्टर कर ही लिया। जिस दिन नूर अहमद ने ये इम्तिहान पास किया, इस दिन उसकी मां की हालत दीदनी थी। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। नूर अहमद के पास हो जाने की वजह से वो अपने आप को फिर से जवान महसूस कर रही थी। उसी खुशी में मोहल्ले में लड्डू बांटे गए। अब नूर अहमद को मास्टर किए हुए तकरीबन 1 साल का अरसा बीत चला था, लेकिन नौकरी उससे इस तरह दूर थी जैसे किसी गरीब से कोई खुशी दूर भागती है। नूर अहमद ने बहुत सी जगहों पर बड़े अच्छे और कामयाब इंटरव्यू दिए थे, लेकिन नौकरी का तकर्रुरनामा आने की नौबत कहीं से ना आई थी। वो तकर्रुरनामा ना आने की वजह खूब अच्छी तरह समझता था, क्योंकि इसके पास कोई सिफारिश नहीं थी, रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो किसी बड़े साहब के खानसामा या ड्राइवर का नज़दीकी रिश्तेदार भी नहीं था और ऐसे में तकर्रुरनामा की उम्मीद रखना हमाकत नहीं तो और क्या है। नूर अहमद सोचता कि वो एक मुहिब वतन शहरी था। वो अपने प्यारे वतन में बढ़ती हुई रिश्वत, सिफारिश और अक़रबा परवरी के मुतालिक सोचते हुए अक्सर कोड़ता। इसके अलावा वो कर भी किया सकता था, सिवाय इसके कि वो अपने हौसले पस्त ना होने दे और सब्र से काम ले। वो अपना हर इंटरव्यू एक नए अज़्म और हौसले के साथ देता था। इसे यकीन था कि कभी ना कभी इसकी उम्मीदें ज़रूर बर आएंगी और फिर उम्मीद तो एक ऐसे सहाने ख्वाब की मानद है जिसके सहारे हर शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता है। नूर अहमद आज भी उसी सहाने ख्वाब की तलाश में यहाँ आया था। इंटरव्यू वाली बिल्डिंग के इर्द गिर्द उम्मीदवार मक्खियों की तरह भनभना रहे थे। कल 10 सीटों के लिए 1000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं। आबादी और बेरोजगारी के इस तनासुब पर गौर करते हुए नूर अहमद अक्सर तरफ उठा। बड़ी मुश्किल से खुदा खुदा करके वो इंटरव्यू देकर फारिग हुआ। आज ये इसका पहला इंटरव्यू था जिसमें वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं रहा था। वो बड़ी बिल्डिंग से बाहर आया तो इसका चेहरा कुछ उतरा हुआ था। वो मुर्दा कदमों से चलता हुआ सड़क पर आ गया। दोपहर के 12 बज चुके थे। सूरज अपनी पूरी आबवाओ ताब से चमक रहा था। सड़क पर पड़ी हुई तारकोल जैसे उबल पड़ी थी। धूप की तपिश से उसका जिस्म जैसे जल रहा था। इसने गर्मी को गर्मी से काटने के लिए एक कप गर्म चाय पीने का इरादा किया। वो इस नीयत से एक नज़दीकी होटल में जा बैठा। चाय का ऑर्डर देने के बाद उसने अखबार उठा लिया। पहले सफ़े पर उमूमन ज़्यादातर सियासी खबरें होती हैं और नूर अहमद को सियासत से दिलचस्पी नहीं थी। उसने पहले सफ़ा पर सरसरी नज़र डालने के बाद अंदर का सफ़ा निकाल लिया। इसने अपनी ज़रूरत के कलम ज़रूरत है पर नज़रें गाड़ दीं। वो हर रोज़ ऐसा ही किया करता था। इससे पहले कि वो डायरी पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक पते नोट करता, इसकी नज़र कलम ज़रूरत है कि आखिर में एक अपील पर पड़ी लिखा था। मुखिर हजरात से अपील की जाती है कि सुल हस्पताल में बीमार पड़ी हुई एक बूढ़ी और बेआसरा खातून के लिए खून का अतिया देकर सवाबदारीन हासिल करें। खून का ग्रुप ही लिखा था। अपील पढ़ते ही नूर अहमद की आंखों के सामने इसकी अपनी बूढ़ी मां का चेहरा गर्दिश करने लगा। नूर अहमद ने एक नज़र अपने कमज़ोर से जिस्म पर डाली और हस्पताल की तरफ रवाना हो गया। हस्पताल पहुंचकर नूर अहमद ने ब्लड वार्ड के इंचार्ज से रुजू किया।
ڈاکٹر نے ایک نظر نور احمد کے دبلے پتلے جسم پر ڈالی اور پھر کہا، آپ کا جذبہ قابل ستائش ہے، لیکن آپ خون کس طرح دیں گے کیونکہ آپ تو پہلے ہی بڑے کمزور ہیں۔ آپ بلڈ گروپ چیک کر لیں، اللہ مالک ہے۔ نور احمد نے بڑے خلوص، حوصلے اور بہادری سے جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب نور احمد کو بلڈنگ روم میں لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے نور احمد کو آرام دہ تکیوں والے بستر پر لٹا دیا، پھر اس کا بلڈ گروپ چیک کیا۔ نور احمد کا بلڈ گروپ اور بوڑھی عورت کا بلڈ گروپ آپس میں مل گیا تھا۔ خون لیا جانے لگا، اس کے جسم سے ایک بوتل خون نکال لی گئی۔ ایک بوتل خون کا عطیہ دینے کے باعث ڈاکٹر صاحب نور احمد کو بڑی مہربان اور ممنون نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نور احمد اپنے جسم سے ایک بوتل خون نکل جانے کی وجہ سے بڑی کمزوری اور نقاہت محسوس کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا جیسے اس کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ تک نچوڑ لیا گیا ہو۔ باوجود اس کے وہ اپنی اس قربانی پر بہت خوش تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ بوجھل قدموں سے کسی نہ کسی طرح اپنے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ نور احمد بے سود سا اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا اور اس کی ماں کی گود میں پڑا ہوا نوکری کا تقرر نامہ کسی شریر بچے کی طرح مسکرا رہا تھا۔ نور احمد کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں سیروں خون بڑھ رہا ہے۔